नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है, जर्नी है, वो अच्छे से चल रही होगी। लेकिन आज से एक नई शुरुआत ओनली यूपीएससी के इस चैनल से पे हम करने जा रहे हैं। जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो दिल्ली, इलाहाबाद और जयपुर ऐसी जगहों पर जाकर प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं पैसों के अभाव में या किसी भी प्रकार के अभाव में, तो उनके लिए आज से हम नया बैच शुरू कर रहे हैं। और आज से हम इस सेशन में पॉलिटी की पहली आपकी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो क्लास है वो आपकी 2024 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करके शुरू की जा रही है। यूपीएससी का जो 2024 का एग्जाम है वो अब 6 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, तो उसको टारगेट करते हुए हम पॉलिटी से शुरुआत करेंगे। आपकी जो मेनली 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स को जो टारगेट करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस टेक हो गया, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इस तरह के जो 6 सब्जेक्ट हैं उसको टारगेट करते हुए आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को हम इजी बनाएंगे और उसकी तैयारी आपको कराएंगे। और जो बच्चे यूपी आरओ एआरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस की कर रहे हैं या फिर एमपी पीसीएस की कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो से अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया इनोवेशन उन बच्चों के लिए है, आज से शुरू हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। मेनली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, डेली मैं आपको यहाँ पे क्लासेस आपके लिए लेकर आऊंगा और भी जो सब्जेक्ट है वो और भी फैकल्टी है वो भी लेकर आपके लिए आएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए पॉलिटी से, जैसे कि मैंने कहा शुरुआत करेंगे हम पॉलिटी से। और पॉलिटी के बारे में मैं बता दूं, आज ये जो शुरुआत है पॉलिटी की, पॉलिटी सब्जेक्ट को आज जो लोग ऐसे हैं जो पॉलिटी सब्जेक्ट, जो राज्य व्यवस्था हिंदी में इन्हें कहते हैं, राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट से जो लोग परिचित नहीं होंगे, जिन्हें डर लगता होगा इस सब्जेक्ट से, मेरा दावा है इस वीडियो को, इस सेशन को देखने के बाद आपको पॉलिटी सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। आप प्यार में पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट से, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो और जो हमारा एजेंडा है प्री क्लासेस का, वो फिर से हम शुरू कर रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए। और लाइक का बटन दबा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वे भी इन सीरीज से जुड़े, यूपीएससी 2024 के जो टारगेट हम शुरू कर रहे हैं उनसे जुड़े और वो भी सफलता पाने में काफी हद तक ये जो वीडियोस हैं उनके लिए काफी हद तक बेनिफिशियल हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहली क्लास से, पहले सेशन से। और देखिए शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं आपको, ये जो पॉलिटी की जो क्लासेस मैं लूंगा वो आपको लगभग 35 से 40 क्लास में आपको यूपीएससी का पूरा जो पॉलिटी का सिलेबस है वो मैं खत्म कर दूंगा, कवर कर दूंगा। ठीक है, 35 से 40 क्लासेस में। और पर डे की जो ड्यूरेशन होगी वो ज्यादा नहीं होने वाली, आपकी 25 से 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होगी। मेरा दावा है बस इतना कर लीजिएगा, पॉलिटी आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगी, आपको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं होगी। आपका जो भी एक भी क्वेश्चन, मेरा दावा है स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में अगर थॉरली आप इन लेक्चर्स को करते हैं और बेसिक स्टार्ट अपने से शुरू करते हैं, तो मेरा दावा है कि आप कि जो क्वेश्चन है यूपीएससी पूछेगा उसमें आपके कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो शेड्यूल है वो आपको इस लेक्चर के बाद मैं बता दूंगा कि और भी क्लासेस कब, कैसे, किस तरह से आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए शुरुआत मैं करता हूं आपको, देखिए जब भी किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो होता है ना कि जैसे पॉलिटी, इसे हिंदी में क्या कहते हैं भाई? राज्य व्यवस्था। क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था। तो जब पॉलिटी को हम शुरू करेंगे, शुरू करने जा रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटी, उसका बेस कहां से शुरू हुआ है। ये जो राज्य व्यवस्था, ये जो टर्म है राज और व्यवस्था, ये जो दो टर्म है, राज्य व्यवस्था, राज करने की व्यवस्था जिसे हम पॉलिटी कहते हैं, वो क्या है? ठीक है, हमारे देश में ये जो पॉलिटी है उसका आधार क्या है? ये जो राज व्यवस्था है यानी कि राज करने की व्यवस्था जो है उसका आधार क्या है, बेस क्या है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका जो बेस है, राज करने की जो व्यवस्था है उसका जो बेस है मूलभूत, वो संविधान है। क्या है भैया? संविधान। ठीक है, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, वो आखिरकार होता क्या है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है
देखो ये जो मैं लिख रहा हूं ओवर हैंड राइटिंग हो सकती है, आप इसको लिखते हुए चलें, ठीक है, आप अपने नोट्स यहां से बनाते चलें, ठीक है। अब देखिए संविधान से शुरुआत होती है, किसी भी अगर आप पॉलिटिक्स से शुरुआत करते हैं तो शुरुआत संविधान से होती है कि हमारी जो राज व्यवस्था, राजकंडी की व्यवस्था है वो कहां से आई, किस तरह से आई। तो भैया हम संविधान से शुरुआत करते हैं, ये कहां से जन्मा, संविधान से जन्मा, ठीक है। क्या किस तरह से व्यवस्था है, राजकंडी की व्यवस्था किस तरह से है। देखिए भारत में जो है अगर क्या बोलते हैं कोई शासन करता है तो वो कहां किस हिसाब से शासन करेगा, वो संविधान के हिसाब से शासन करता है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा उसी हिसाब से शासन करता है। अब देखिए आपने मान लीजिए अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उन 5 राज्यों के चुनाव में कोई भी पार्टी जीतती है। अभी बीजेपी अगर 3 स्टेट में यहाँ पे जो है मेजोरिटी में आई है, तो इसका ये मतलब नहीं कि बीजेपी जो है वो किसी भी हिसाब से अपना जो है नियम कानून बनाएगी, नहीं, वो संविधान के हिसाब से बनाएगी। यानी कि बीजेपी उन राज्यों में किस हिसाब से राज करेगी, राज करेगी संविधान के हिसाब से, ना कि अपने एजेंडे के हिसाब से। तो राज व्यवस्था, राज करने की व्यवस्था क्या है, राज व्यवस्था किस हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। अब मेन मोटो है संविधान होता क्या है भाई। देखिए हम आम बोलचाल की लैंग्वेज में संविधान लगातार यूज करते हैं, हमारा संविधान ये हमें राइट देता है, ऐसा है वैसा है। तो भाई ये जो संविधान है वो होता क्या है, बहुत बेसिक से शुरुआत मैं कर रहा हूं। संविधान जो है आपका, ये जो संविधान है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपका होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आपसे बेसिक कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है तो आप क्या कहेंगे। देखिए ये जो सबसे पहले आप शुरुआत करें कि आपको कहीं अगर डिफाइन करने को आए कि संविधान होता क्या है, यानी कि आप या फिर मान लेते हैं कि कहीं संविधान पर क्वेश्चन आया हुआ है, 250 शब्दों का आप जीएस में आंसर लिख रहे हैं और संविधान को डिफाइन करने को आ जाए, या फिर शुरुआत आप संविधान के डिफिनीशन से करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, आपके मन में क्या आता है। लगातार आप आम बोलचाल की लैंग्वेज तो संविधान देखते हैं कि संविधान ये है वो है, हमें संविधान से ये मिलते हैं, राइट मिलते हैं, ये हक मिलते हैं, वो हक मिलते हैं, संविधान के द्वारा ही हमारे देश में कोई भी पत्ता हिलता है तो संविधान के द्वारा हिलता है, ठीक है। तो संविधान होता क्या है एग्जैक्टली, इसका क्या मतलब है। तो भाई अगर आपको कहीं भी यहां पे इसको डिफाइन करने को आए तो आप शुरुआत ऐसे करें कि भाई जो संविधान है वो देश की क्या है, सबसे बड़ी विधि है, सर्वोच्च विधि है, देश की क्या है, सर्वोच्च विधि। यानी कि ये जो संविधान है वो क्या है, वो सबसे बड़ी विधि है। विधि मतलब कानून है, देश का सबसे बड़ा कानून है, क्या है, संविधान, विधि है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, क्या है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरे शब्दों में अगर हमें संविधान को डिफाइन करने को कहा जाए तो भाई दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो संविधान है, ये संविधान के अंतर्गत क्या है, संविधान के अंतर्गत क्या आ जाती है, हमारी सरकार भी आ जाती है। संविधान के अंतर्गत क्या आ जाती है, सरकार आ जाती है। मैं अपने शुरुआत यहीं से की कि भाई ये जो संविधान है इससे इतर कुछ भी नहीं है। जो सरकारें हैं, जो कोई भी बॉडी है, वो संविधान के हिसाब से ही काम करती है। तो संविधान में क्या आ जाती हैं, सरकारें भी आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, सरकारें भी आ जाती हैं। आपको भाई ये ऑप्शन के रूप में आपको कहीं से भी मिल सकता है। अब सरकार के कई अंग हैं, क्या है, सरकार जो है हमारी उसके कई अंग हैं। जो सरकार है, मैं लिख देता हूं, लिखते चलिए समझते चलिए, इसके कई अंग हैं, कई प्रकार के अंग है संविधान के। इन अंगों में क्या क्या है, मुख्यतः 3 जो है आपकी विधायिका है, क्या है, आपकी विधायिका। दूसरी क्या है, आपकी कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका। और तीसरी क्या है, आपकी न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा आखिरकार ये होती क्या है, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये होती क्या है, ठीक है। तो ये जो सरकार जो है, इसके 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये जो सरकार के विभिन्न अंग हैं, ये भी किसके हिसाब से चलते हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो मोटे तौर पर अगर आपको कहीं कहा जाए कि संविधान क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च विधि है। और सरकार जो है, सरकार के जो भी अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, जो न्यायपालिका आपकी है, वो क्या है, वो संविधान के हिसाब से ही कार्य करती है, ठीक है। और संविधान में इनका क्या है, उल्लेख है। किसका उल्लेख है, संविधान में किसका उल्लेख है, इन तीनों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका,
यानी कि संविधान में सरकार के विभिन्न अंगों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। आप इस बात को समझिए, कई बार आपके ऑप्शन के रूप में डाल देंगे कि क्या भाई संविधान में इन चीजों का क्या सरकार का कहीं जिक्र है संविधान में, या फिर कहीं सरकार, या फिर आप कह सकते हैं कि कहीं विधायिका का जिक्र है संविधान में। क्या विधायिका का जिक्र है? विधायिका जो टर्म है वो क्या संविधान में कहीं आती है? या फिर कार्यपालिका का जिक्र है संविधान में, न्यायपालिका का जिक्र है? ये जो अंग है सरकार के क्या है? तो बिल्कुल भैया, संविधान में सरकार के विभिन्न अंग, जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, अन्य शब्दों में आप ये कहेंगे कि भाई ये तीसरे पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि जो संविधान है सरकार के, ये जो आपके विभिन्न अंग हैं, कौन कौन से? भाई तीनों जो मैंने बताया, कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये जो तीनों अंग हैं सरकार के, ये संविधान में ये जो तीनों अंग हैं आपके, इन पर शक्तियों पर प्रतिबंध भी आरोपित है। यानी कि देखिए, इनकी शक्तियां जो है संविधान की, ये जो तीनों सरकार के जो तीनों अंग है आपकी, विधायिका जो हो गई, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ऐसा नहीं है ये जो तीनों अंग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, नहीं। इन तीनों अंगों पर क्या क्या है? शक्तियां, इन तीनों अंगों की शक्तियों पर प्रतिबंध भी हैं, आरोपित हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी कर सकती है सरकार की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कुछ भी कर सकती है, नहीं। क्यों? संविधान ने इन पर क्या है, अंकुश लगा रखा है। तो सबका क्या है, सबका मसीहा, सबका भगवान क्या है, ये संविधान है। ऐसा नहीं है कि भैया कोई कुछ भी कर सकता है। सबसे बड़ा क्या हमारे देश में संविधान है, और संविधान के अंतर्गत ही कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आते हैं, और इन पर प्रतिबंध भी संविधान लगाता है। ऐसा नहीं इनकी शक्तियां बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि बेतौड़ तरीके से ये कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। इन पर प्रतिबंध भी संविधान आरोपित करता है। ठीक है, अब देखिए, आप देखिए हमारा जो संविधान है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहीं भी आए कि संविधान क्या होता है, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप संविधान को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, संविधान को बता पाएंगे कि ये संविधान आखिरकार है क्या, होता क्या है। ठीक है, अब एक टर्म और आता है, आप लगातार सुनते आते होंगे, लोकतंत्र। ठीक है, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, और इसको इतना डीप जब हम एंटर करेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि हमने पॉलिटी को खत्म कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? पॉलिटी को खत्म कर दिया। देखिए, मेरा दावा है, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। अगर आपने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर इन लेक्चर्स को बारीकी से पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, नोट्स बना लिया, रिवाइज कर लिया, तो मेरा दावा है, मैं पहले से कह रहा हूं कि आपके एक भी प्रश्न पॉलिटी से छूटने वाले नहीं है। ठीक है, चलिए, लोकतंत्र से की बात आती है। ये जो टर्म है, अब हम अगले टर्म पे शिफ्ट करते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ठीक है, क्या है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इंग्लिश में कहते हैं हम इसे, डेमोक्रेसी। ठीक है, अब ये डेमोक्रेसी क्या होती है? आम बोलचाल में तो भैया लोकतंत्र है, हम टीवी चैनलों पर डिबेट में सुनते हैं, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, और फला 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 बहुत सी बातें लोकतंत्र में सुनते हैं। आम बोलचाल में लोग सड़क चलते हुए बोलते हैं, लोकतंत्र, हमारे राइट्स हैं, लोकतंत्र है। तो आखिरकार ये लोकतंत्र होता क्या है? और इसको डिफाइन अगर करने को आ जाए, आप मान लीजिए एस्से लिख रहे हैं, एस्से में ये टर्म आ गया लोकतंत्र, और मान लेते हैं आपकी इच्छा हो गई कि यहाँ पे लोकतंत्र, ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि लोकतंत्र को डिफाइन करना ही करना है, तो क्या वो शब्द हो सकते हैं जिनके द्वारा, क्या वो किन सेंटेंसों द्वारा आप इस लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को आप बारीकी से डिफाइन कर सकते हैं? तो भैया शुरू करता हूं, लोकतंत्र। देखिए, ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी आखिरकार लोकतंत्र होता क्या है? चलिए अब देखते हैं लोकतंत्र। देखिए, ये जो लोकतंत्र है, उनको हम इस तरह से देखते हैं। लोक मतलब क्या होता है? सबसे पहला क्या है? लोक। आप ये बताएं कि लोक मतलब होता क्या है? लोक मतलब आम जनता होती है। क्या होती है? आम जनता। हम, आप, अन्य लोग जो हैं इस देश में, वो आम जनता जो है वही लोक है। ये जो पहला टर्म है, ये लोक, वो वही है। हम, आप और देश का हर नागरिक क्या है? लोक है। और तंत्र, अगला जो टर्म है तंत्र। आखिरकार ये तंत्र क्या होता है? क्या होता है? तंत्र क्या होता है? तंत्र क्या होता है आपके आखिरकार? तो भैया ये जो तंत्र है, तंत्र का मतलब होता है सरकार। क्या होता है? तंत्र का मतलब सरकार होता है। हाँ, मैं लिख देता हूं, थोड़ी सी हैंडराइटिंग मेरी दिक्कत करेगी आपको, इसलिए मैं बार बार जो चीज बोल रहा हूं
वो जो लिख रहा हूं वो बोलता भी चल रहा हूं, ठीक है। तंत्र का मतलब क्या होता है? सरकार। अब लोक, आम जनता और तंत्र, यानी लोकतंत्र। अब आम जनता और सरकार, तंत्र में कौन कौन सी आ जाएंगे? सरकार आएगी। सरकार के अभी मैंने शुरुआत करते हुए सरकार के 3 अंगों को मैंने बताया, आपको कौन कौन से कमेंट सेक्शन में बता दे भाई। देखिए, विधायिका, विधायिका। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कार्यपालिका। तीसरा क्या बताया मैंने? न्यायपालिका। ठीक है, ये तीसरा न्यायपालिका। तो ये जो आम, लोक और तंत्र, तंत्र में कौन सी आएंगे? सरकार आएगी। सरकार में कौन कौन से अंग है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी कि कहने का मतलब यह है कि लोक में कौन होगा? आम जनता, और तंत्र में सरकार, ये 3 है। अब मैं लोक में और थोड़ा डिफाइन करता हूं, उसके बाद आपको इजीली लोकतंत्र को डिफाइन करता हूं। दूसरा, लोक में और क्या है? जहां जनता, आप कह सकते हैं जहां जनता की इच्छा का क्या हो? इच्छा का शासन हो। क्या हो? शासन हो। जहां जनता की इच्छा का शासन। अन्य शब्दों में और हम लोक, अगर लोक की डिजायर, आकांक्षाएं, अगर हम इसको लोक में डिफाइन कर रहे हैं, लोक को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इनमें लोकतंत्र में लोक क्या है? आम जनता है। और इसमें क्या होता है? जहां जनता की इच्छा का शासन हो और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का समान महत्व हो। कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, की गरिमा का समान महत्व, समान महत्व हो। अब ये आप लिख लेना, मैं थोड़ा सा हैंडराइटिंग इशू हो रहा है, ठीक है। तो समान महत्व हो, ठीक है। तो अब कहने का मतलब यह है कि जहां अब ये प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का समान महत्व का मतलब यह है कि भाई, इसका मतलब यह है कि भैया मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम हो गए और एक गरीब किसान हो गया, ठीक है, एक गरीब किसान हो गया, तो इसका यह मतलब नहीं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या फिर कोई भी बड़ा व्यक्ति, कोई भी आप अडानी, अंबानी, इस कोई भी आप व्यक्ति को ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पीएम की जो गरिमा है वो बहुत सर्वोच्च है और आम इंसान की, किसान की गरिमा वो अलग है, उसका महत्व कम है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितनी गरिमा का महत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उतना ही एक आम किसान का है, गरीब किसान का है, आम व्यक्ति का है, गरीब व्यक्ति का है। कहने का मतलब यह है कि ये जो लोक है, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति की गरिमा का समान महत्व होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं भाई कि ये जो आपकी, जहां जनता की सहमति हो और जहां 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 जनता की क्या हो? सहमति हो। ये मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं, सहमति हो और क्या है? और जो निर्वाचन की प्रक्रिया के स्वरूप क्या हो? शासन हो। निर्वाचन की प्रक्रिया के स्वरूप आपका क्या होगा? शासन हो। मतलब ये है शासन हो। आप इसको लिखते चले, बिल्कुल। मतलब क्या है कि जहां इलेक्शन के द्वारा लोग वोट करें, उसके इस प्रक्रिया, इस वोट के प्रोसेस के बाद जो पार्टी जीते वो शासन करे, जो व्यक्ति जीते वो शासन करे, वही क्या है? वही लोक है, लोकतंत्र है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहां रोकता हूं। स्टार्टिंग में मैंने बताया लोक मतलब आम जनता और तंत्र मतलब सरकार। तो इजीली शब्दों में, जो इजीली वर्ड्स में, आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं, कहां लोकतंत्र क्या है भैया? लोकतंत्र वो है जहां आम जनता और सरकार दोनों का समन्वय हो, दोनों का समन्वय, दोनों मिलकर जहां पे क्या करें, कोई किसी भी प्रकार का सिस्टम चलाते हैं, वही लोकतंत्र है। जहां आम जनता और सरकार दोनों की भागीदारी होती है। लोकतंत्र में सीधे तौर पे ये कह सकते हैं, लोकतंत्र में आम जनता और सरकार दोनों मिलकर लोकतंत्र स्थापित करती हैं। साफ शब्दों में क्लियर लिख लें इसको। जहां लोकतंत्र क्या है? जहां आम जनता और सरकार दोनों मिलकर क्या करें? दोनों मिलकर क्या करें? लोकतंत्र स्थापित करते हैं। ये दोनों क्या मिलकर क्या करते हैं? ऐसा नहीं है कि सरकारें अकेले क्या करती हैं? लोकतंत्र स्थापित कर देंगे। एक बात बताओ आप मुझे, अगर इस लोकतंत्र में सिर्फ तंत्र रहे और लोक रहे ही ना, तो क्या वो लोकतंत्र होगा? क्या वो डेमोक्रेसी होगी? नहीं। अगर ये मान लेते हैं कोई सरकार है, मनमानी तरीके से ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कुछ भी कर ले, कुछ भी करने लगे, ये कह दे कि भैया आज से यहाँ पे हिटलर वाला रूल लागू कर दे,
तो क्या ये लोकतंत्र होगा? क्या ये लोकतंत्र स्थापित होगा? नहीं, क्योंकि भैया ये जो लोकतंत्र है उससे लोग तो बाहर ही कर देंगे। ये जो आम जनता अगर बाहर हो जाएगी तो वो लोकतंत्र कहां रहेगा? तो आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं, लोकतंत्र में आम जनता और सरकार दोनों की भागीदारी होती है। दोनों की भागीदारी होगी, आम जनता और सरकार, तभी लोकतंत्र सफलतापूर्वक स्थापित हो पाता है। लिख लीजिए इसको, लोकतंत्र कहा है क्या भैया? जहां आम जनता और सरकार दोनों की सफलतापूर्वक भागीदारी होगी, वही लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा। ठीक है, तो ये लोकतंत्र है। मैं बहुत बारीकी से ये जो टर्म है, आप रोजमर्रा की जिंदगी में लोकतंत्र को देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि भैया आप तो यही जानते हैं लोकतंत्र का मतलब कि भैया हमारे राइट, हक, बिल्कुल हक होते हैं। ये जो सारी चीजें, जहां जनता की इच्छा का शासन हो, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति की गरिमा का सामान मत हो, ये सारी चीजें बिल्कुल लागू होती हैं। लेकिन आप जब ये वर्ड को डिफाइन करेंगे ना, कहीं लिखेंगे आप, तो बहुत सुंदर लगता है कि जहां आम जनता और सरकार दोनों की सफलतापूर्वक, दोनों की सहभागिता के द्वारा क्या संभव है? लोकतंत्र संभव है। ठीक है, तो ये नोट डाउन करते चले। चलिए, ये लोकतंत्र रहा। चलिए, ये लोकतंत्र, मुझे आशा है कि आप ये जो टर्म है लोकतंत्र से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताते चले कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, कि आपको समझ में आ रही है चीजें। अगर समझ में आ रही है तो लाइक का बटन दबाएं, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और उन स्टूडेंट तक शेयर करें जो घर से तैयारी करना चाहते हैं, किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनको शेयर करें और मेरे साथ चलते रहें, कदम के साथ कदम बढ़ाते चले। मुझे ये कहने में कोई भी दो राय नहीं है कि आपकी तैयारी मेरे साथ अगर आप चलेंगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से होती रहेगी। ठीक है, चलिए अगले टर्म की ओर बढ़ते हैं। सरकार, लगातार आप सुनते आ रहे होंगे। आखिरकार देखिए, ये जो बेसिक टर्म है, आप तैयारी करें तो ढंग से तैयारी करें। अगर तैयारी कर रहे हैं, कोई आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं तो ढंग से तैयारी होनी चाहिए। अगर तैयारी आपकी ढंग से नहीं है, मतलब कहने का ढंग का मतलब यह है कि आप कहीं खड़े हो, एग्जाम तो छोड़ दीजिए, एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है। बड़ी चीज यह है कि अगर आप कहीं खड़े हो रहे हैं, कहीं आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में, आप अपने आसपास पड़ोस में कहीं खड़े हो रहे हैं, आप किसी अपनी बात को रख रहे हैं, तो वजन होनी चाहिए आपकी बातों में। ऐसा नहीं कि भैया, अगर एक बात बताओ मुझे, कि आप चाय के ठेले पे, वही है ना कि आप 10 लोग इकट्ठा हैं, चाय के ठेले पे बात कर रहे हैं और आप भी वहीं खड़े हो, आप भी उनमें से एक हो अगर चाय के ठेले पे बात करने वालों में से, तो आप में और आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन आप अगर कर रहे हो और आम व्यक्तियों में अंतर क्या रह जाएगा? आप अपने आप को अलग करें। सरकार, ये जो टर्म है सरकार, ये जो वर्ड है सरकार, लगातार आप सुनते होंगे, इनकी सरकार बन गई, ये 24 में इलेक्शन होगा तो इनकी सरकार आएगी, बीजेपी की आएगी, आम आदमी पार्टी की आएगी, कांग्रेस की आएगी, ईटीसी टीएमसी की आएगी, जो भी आप सुनते होंगे। आम बोलचाल में तो बहुत अच्छा लगता है सरकार। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सरकार होता क्या है, ये सरकारें होती क्या है मतलब है इसका। चलिए, तो मैं आपको सरकार को डिफाइन करता हूं कि ठीक है, देखिए ये जो सरकार है, सरकार ये जो टर्म है वो दिखने वाला व्यवहारिक रूप, आप कहीं डिफाइन करने को आए तो राज्य का मूर्त रूप है। राज्य का मूर्त रूप क्या है? सरकार है। मूर्त मतलब दिखने वाला, क्या है? दिखने वाला। अब देखिए, राज्य का मतलब क्या है? राज्य का मूर्त मतलब ये जो सरकार है वो क्या है? व्यवहारिक रूप, मतलब दिखने वाला। यानी कि आप सरकार जो है, सरकार की शक्तियां जो हैं, सरकार की क्या है? शक्तियां जो हैं, वो शक्तियां जो हैं सरकार की, वो कैसे मिलती हैं? राज्य का जो मूर्त रूप है, दिखने वाला रूप है, वही क्या है? सरकार है। अब आप किसी स्टेट में, मान लीजिए आप तेलंगाना में हैं, या फिर आप राजस्थान में हैं, या फिर आप साउथ में चले जाएं, किसी भी स्टेट को ले तो वहां शासन कैसे किया जाता है? शासन मूर्त रूप दिखता तो है ना, तो दिखता मूर्त रूप, अगर कोई शासन करता है तो वो मूर्त रूप दिखता है ना, तो कौन है भैया? वो सरकार है। क्या है? वो सरकार है। राज्य का मूर्त रूप ही क्या है? सरकार है। जो व्यवहारिक रूप है वही सरकार है। ठीक है, अब देखिए, जो सरकार है वो सरकार के पास सरकार के पास क्या है? कई राइट्स भी हैं। कि देखिए, होता है ना 370 हटा दिया, इस एनडीए की गवर्नमेंट ने 370 हटा दिया, और भी राम मंदिर पर फैसला आ गया, तो इनके पास
राइट्स हैं। अब ये राम मंदिर वाला मुद्दा कंट्रोवर्सी हो जाएगा कि सरकार ने, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार की भागीदारी थी, निर्णय कोर्ट ने दिया है, ठीक है, तो अन्यथा ना ले। चलिए सरकार की बात करते हैं। देखिए सरकार जो है वो, उसके पास मैंने कहा क्या है, कई राइट्स होते हैं, क्या होते हैं, अधिकार होते हैं सरकार के पास, ठीक है, अधिकार, कई प्रकार के अधिकार हैं, ठीक है। ये जो अधिकार है सरकार के पास, वो किसी भी भूभाग, किसी भी एरिया में, ठीक है, विशेष तरीके का दंड लगाना, विशेष दंड लगाना और जो है किसी भी प्रकार का दंड लगाना, ये सर्वोच्च अधिकार जो है वो किसको प्राप्त है, सरकार को प्राप्त होता है, ठीक है। वही मैंने वो कहा ना कि कानून बनाना और इस तरह की चीजें करना किसी भी एरिया में जो है वो सरकार के पास अधिकार प्राप्त होता है, राइट प्राप्त होती है, ठीक है। और ये जो राइट मिले हैं सरकार को, ये जो क्या है, राइट्स मिले हैं गवर्नमेंट को, वो राइट्स ऐसे नहीं है कि आपको कुछ भी आप कर लें। ये जो राइट्स हैं वो किनके लिए हैं, ये जो राइट्स गवर्नमेंट को मिले हैं, ये जो अधिकार मिले हैं गवर्नमेंट को, राइट मतलब अधिकार होता है, वो सामाजिक, आप सुन लें, बहुत ही सामाजिक आर्थिक भलाई के लिए है। यानी कि लोगों की सामाजिक भलाई, आर्थिक भलाई के लिए सरकार को क्या मिले हैं, अधिकार मिले हैं। और सामाजिक आर्थिक भलाई के लिए ही सरकार क्या करती है, सरकारें काम करती हैं, कार्य करती हैं। सरकार को दंड देना, सरकार दंड दे सकती है, इसके साथ सरकार का दायित्व तो बनता है कि सामाजिक विकास करें, आर्थिक भलाई करें, सामाजिक भलाई करें, आर्थिक भलाई करें। ये इसके साथ सरकार क्या है, सरकार के पास ये राइट्स होते हैं। और सरकार का क्या होता है, ये सरकार के पास क्या होते हैं, सरकार का ये दायित्व तो अभी बनता है कि एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करे और उसको उस पर काम करे, ठीक है। तो ये सरकारें हो गई, ठीक है। अब देखिए सरकार तो हमने देख लिया, लेकिन अब इनके 3 अंग होते हैं। हमने शुरुआत में बताया, कितने अंग होते हैं शुरुआत में, कमेंट सेक्शन में बता दें आप, कमेंट सेक्शन में लिख दे कौन कौन से 3 अंग है। मैंने बार बार इसको अभी देखा है। देखिए विधायिका क्या है, पहला विधायिका, दूसरा क्या है भाई, कार्यपालिका, तीसरा क्या है भाई, न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, इसे आप देख लेना। अब देखिए ये सरकार के 3 अंग हैं, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है, ठीक है। अब देखिए ये जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, वो होती क्या है, किस तरह से काम करती है, वो हम अगले सेशन में, अगली क्लास में, कल की क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। और एकदम बारीकी से आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, और पॉलिटी के साथ साथ आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ये सारी जो विषय हैं, आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके किस शेड्यूल पर होंगे, किस तरह से होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। और इस जो आप अभी लेक्चर देख रहे थे, उसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, जाके लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल को, ओनली यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। हाँ, दूसरी बात यह है कि शेड्यूल पे मैं बात कर रहा था कि शेड्यूल क्या होगा आपका। देखिए शेड्यूल जो है आपका, जैसे आप हिस्ट्री हो गया, सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाए जाएंगे। देखिए 2024 के एग्जाम को ये टारगेट करके शुरू किया गया है, और ये मेरा दावा है कि अगर हमें, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो आप इजिली इस एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे। इस 2024 के देखिए एमपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, आपका यूपीएससी तो हो ही गया, ठीक है। और आपका ये जो आपका आरओ एआरओ आ रहा है, आरओ एआरओ आ रहा है आपका यूपी का, ठीक है। ये सारे एग्जामिनेशन को टारगेट कर कर ये जो क्लासेस हैं वो चलाई जाएंगी, ठीक है। और तो जो लोग एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ इत्यादि से छोटे छोटे एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, ठीक है। उनके पॉइंट से भी ये क्लासेस हैं, यही क्लासेस हैं, कोई अलग नहीं होंगी, यही क्लासेस चलेंगी, ठीक है। जब भी एमपी पीसीएस, आरओ एआरओ के लिए जो पॉइंट्स पढ़ाए जाएंगे, उन पर आपको ये ब्रीफ कर दिया जाएगा कि ये एग्जामिनेशन आरओ एआरओ के पॉइंट से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हैं। तो कहते हैं ना यूपीएससी, ये बड़ा वाला क्या है, यूपीएससी है, इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, इसके अंतर्गत छोटे छोटे एग्जाम आ जाते हैं। ये पूरा क्या है, बड़ा वाला ये यूपीएससी है, इसके अंतर्गत यही एमपीपीएससी आ जाता है, क्या क्या आ जाता है, यही आपका क्या आ जाता है, यही आपका
MPPSC आ जाएगा, यूपी आरओ का एग्जामिनेशन आ जाएगा, छोटे छोटे जो भी एग्जामिनेशन इसी के अंदर, ये सारा यूपीएससी है बड़ा वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब शेड्यूल में आपको बता दूं, देखिए आपकी पॉलिटी की क्लासेस मैं लूंगा, ठीक है, हिस्ट्री की क्लास इसके साथ आपकी शुरू की जाएगी, और आपकी इकोनॉमी, ये 3 जो सब्जेक्ट हैं ये शुरू किए जाएंगे। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, इन्वायरमेंट इको, ये तीसरा ये जो सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे मार्क्स काफी पूछे जा रहे हैं, और करंट अफेयर के लिए भी सोर्सेस में हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत अभी इस तीनों सब्जेक्ट, मेनली तीनों, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के साथ की जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कल की वीडियो में आगे जो सरकार के 3 अंग हैं उन पर डिस्कस करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें हमारे साथ।